हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र नज़र आती हैं, है ना, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। जो भी वस्तु जिस चीज से बनी है, लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, हवा है ना, ये सब को क्या कहा गया है वैज्ञानिकों द्वारा? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ याद रहेंगे। जो भी बना है वो सब पदार्थ है। आपका फोन, लीड, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो, और जो भी हम चीज़ें आसपास देखते हैं वो सब क्या है? एक पदार्थ है। उसको हम क्या बोलते हैं वैज्ञानिक की भाषा में? पदार्थ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं पदार्थ है। पत्थर पदार्थ है, बादल पदार्थ है, तारे पदार्थ हैं, पौधे पदार्थ हैं, पशु पदार्थ हैं, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ठीक है, सब कुछ पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुएं का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब होता है वजन। ठीक है, यानी कि वेट में और द्रव्यमान में थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि द्रव्यमान में अगर हम जोड़ दें ग्रेविटी तो बनता है वेट। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान में ग्रेविटी जोड़ देते हैं तो बनता है वेट। ठीक है, फिलहाल ये अब आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखना कि द्रव्यमान प्लस ग्रेविटी होता है हमारा वेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, और ये कुछ स्थान घेरती हैं। अब एक कण में लाया रेत का तो वो कुछ ना कुछ स्थान तो घेरेगा, है ना। भले ये एक पानी की बूंद क्यों ना हो, वो भी कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। तो ये वही बता रहा है कि ये कुछ स्थान घेरती हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ठीक है, यानी कि जो हमारे पहले के ऋषि मुनि दार्शनिक वगैरह थे, उन्होंने क्या करा है? पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। उसे क्या बोलते हैं? पंच तत्व। और ये पंच तत्व कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वे सजीव हो यानी कि सांस लेने वाली हो, या निर्जीव हो या फिर जो सांस नहीं लेती, जैसे कि कुर्सी, गमला, मेज, जो भी चीजें हैं। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी, यूनान एक देश का नाम है जिसे आज हम ग्रीक बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत करा था जिस प्रकार से हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने करा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत करा है। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक प्रकृति, यानी 2 टाइप में बांटा है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में समझेंगे। यानी कि जो आज के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पदार्थ को 2 तरीकों से बांटा, एक भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यानी पदार्थ होता कैसा है, कैसा माने हम पदार्थ, तो क्या होता है पदार्थ, है ना। अब भाई मान तो लिया कि लकड़ी का बना, लकड़ी पदार्थ है, लोहा पदार्थ है, हवा पदार्थ है, पानी पदार्थ है, रेत पदार्थ है, फोन, टेबल, कुर्सी, मेज, टीवी, रेडियो, फोन, लीड, खाना, सब पदार्थ है। लेकिन पदार्थ होता कैसा है जो सब में सब कुछ बोल रहे हैं पदार्थ है? देखते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। प्रचलित मतलब होता है फेमस। प्रचलित मतलब क्या होता है? फेमस। तो बहुत समय पहले ना 2 तरह की बातें लोग कहते थे पदार्थ के बारे में। पहली बात होती, एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह
सतत होता है, मतलब लगातार होता है। अब ये समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा आगे पहले आगे पढ़ते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। अब एक विचारधारा क्या बोलती है कि जो पदार्थ है वो रेत के कण जैसे मिलके बनते हैं ना, जैसे कि अगर हम एक एक करके रेत का कण बनाते हैं तो बहुत सारा रेत बनता है। कुछ लोग कहते थे कि पदार्थ ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते थे कि पदार्थ ऐसा होता है कि वो बनता बनता नहीं है, वो एक ही तरीके से मतलब लगातार होता है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा लगातार से एकदम सीधा होता है ना, वैसा मतलब जुड़ा होता है। ठीक है, तो दो बातें हो गई। एक मानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे रेत के कण से मिल, यानी कि उसके जैसे है ना, जैसे जिस प्रकार से रेत छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है उस प्रकार से हमारा पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है। ठीक है, और दूसरी विचारधारा कौन सी थी, जो मानता था कि पदार्थ एक पूरा होता है। जैसे मैंने देखा कोई मेरे सामने एक लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ा रखा हुआ है, तो वही पदार्थ है पूरा एक, है ना। ये दो विचारधारा थी। आगे देखते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बना है। सतत का मतलब होता है लगातार, जो टूटे ना, है ना, जो टूटता ना हो, जो लगातार हो। क्रियाकलाप एक। एक 10 ml का बीकर लें, बीकर मतलब देखा होगा आपने, ऐसे बना होता है, वो गलत बन गया। ठीक है, बीकर ऐसा होता है। तो एक बीकर लें, कितने, एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं। जितना आपने बीकर भरा है उस स्तर पर निशान लगाएं। दिए गए नमक या शर्करा, या तो आपको नमक अवेलेबल होगा या फिर चीनी अवेलेबल होगी, तो चीनी या नमक जो भी इनमें से एक, इसको कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। ठीक है, घोल देते हैं। जल का स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। अब हम चीनी गिरेंगे तो जल का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, है ना, या नहीं उठेगा, देखते हैं अभी। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, आया नहीं आया, अभी देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। अगर हमको इस बात को समझना है तो हमें ये समझना होगा पहले कि सभी पदार्थ होते हैं वो कण से मिलकर बने होते हैं, लगातार सतत नहीं होते। ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चित्र 1.1 देखते हैं क्या दिखा रखा है ना। जल स्तर समान रहा, है ना, जल स्तर समान रहा, लेकिन चीनी या नमक जो भी है वो घुल गया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित, यानी चले जाते हैं, उसमें उसमें चले जाते हैं, मतलब ठीक है, हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है, पानी के बीच में कोई खाली स्थान होता है जहां पर नमक जाके बैठ जाता है। अभी आगे समझेंगे और आगे देखते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, जो हमने अभी समझा कि भाई रेत के कण जिस प्रकार से रेत बनाते हैं बहुत सारे कण मिलकर, उसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। तो एक कण जो पदार्थ बना रहे हैं, ये कण कितने छोटे होते हैं, है ना, देखते हैं अभी। पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्रियाकलाप 1.2। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट एक पदार्थ होता है, इसको हमको 100 ml पानी में घोल देना है। ठीक है, इस घोल में से लगभग 100 ml घोल निकाल लीजिए। अब बचा कितना, 90 ml बच जाएगा, है ना। अब 100 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। ठीक है, तो फिर से वो कितना हो गया, 90 + 100, यानी कि जिसमें हमने 100 ml पानी में 3-4 क्रिस्टल घेरे थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उस वाले जल में से 10 ml निकाला और 90 ml साफ पानी में डाल दिया। ठीक है, फिर इस उपरोक्त घोल में से जो अब दोबारा हमें मिला है
उसमें से फिर दोबारा से 10 ml निकालना है और फिर दोबारा से 90 ml पानी साफ पानी में डाल देना है। ठीक है, इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें। तनुकृत मतलब होता है हल्का करना। ठीक है, तनुकृत मतलब क्या होता है, हल्का करना। जैसे कि तेजाब में हमने पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तेजाब हल्का हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्या जल अब भी रंगीन है? हाँ है, रंगीन तो है, पर कम गाढ़ा हो गया है ना। ये है क्रियाकलाप इमेज के माध्यम से। अब 1.2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनुमान लगाएं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत यानी हल्का करने पर घोल का रंग हल्का होता गया। तनुकृत मतलब है कम तेज, है ना। जब हम तेजाब में पानी मिलाते हैं तो तेजाब कैसा हो जाता है, कम तेज, है ना, लगता नहीं है। फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यानी कितने छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, हम इनको अपनी आंख से देख नहीं सकते, इतने छोटे कण होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की अधिक मात्रा यानी 1000 ml भी रंगीन हो सकती है। ठीक है, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, कई हजारों लाख करोड़ों सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः यानी लास्ट में क्या होता है, अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण होते हैं ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। और जब हम इसको तनुकृत करते रहते हैं तो ये और छोटे और छोटे और छोटे कणों में टूटते रहते हैं। और बहुत टाइम बाद एक स्टेज इसकी ऐसी आती है कि ये और छोटे कणों में नहीं टूट सकता। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत यानी वही कम तेज, है ना, कम तेज यानी हल्का होने पर भी उसकी महक जो है वो जाती नहीं है ना, मिलती रहती है हमको। आगे देखते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने छोटे होते हैं। देखते हैं 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उनके क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है गैसों के कणों के बीच में, और उससे कम रिक्त स्थान होता है द्रव के कणों के बीच में, और सबसे कम रिक्त स्थान होता है ठोस के कणों के बीच में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए यानी बट गए। वितरित क्या होता है, बटना, बट गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, है ना। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जब हम पानी में नींबू मिलाते हैं तो नींबू उसके पानी के रिक्त स्थान के अंदर चला जाता है। ऐसे ही चाय में भी होता है, कॉफी में भी होता है ना। आगे देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये बात भी है। सबसे ज्यादा गतिशील कौन से पदार्थ के कण होते हैं, गैसों के। ठीक है, गैसों के जो कण होते हैं वो सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, उससे कम होते हैं द्रव के, और सबसे कम होते हैं ठोस के। अगर हम एक ठोस का टुकड़ा लें, लोहा, लकड़ी, अगर हम उसे रखते हैं एक जमीन पर तो क्या होता है, वो हिलता है, नहीं हिलता। लेकिन पानी वहीं पर अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, वो पूरे में फैल जाता है ना, क्योंकि वो गतिशील है। ऐसे ही गैस, अगर हम कोई गैस रखें तो रख पाएंगे, वो तो उड़ जाएगी। वो तो द्रव से भी ज्यादा गतिशील होती है ना। तो पढ़ते हैं क्रियाकलाप। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप अप, अपनी कक्षा के सभी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। ठीक है, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए, है ना।
क्योंकि जब जलता है, अगरबत्ती जलेगी तो गैस में कन्वर्ट होगी ना, धुआं निकलेगा, और गैस तो सबसे ज़्यादा गतिशील होती है, तो उसकी जो महक है वो तेज़ी से फैलेगी पहले के मुकाबले। जब बुझी हो तब, जलने के बाद बहुत तेज़ी से फैलेगी। आगे देखते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीला स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। ठीक है, इसके इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें क्या होता है। आगे देखते हैं। स्याही की बूंदें डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंदें डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना समय लेता है? बहुत ही कम, है ना, डालते ही वो पूरे गिलास में फैल जाता है ना। क्रियाकलाप 1.5, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाएं नहीं, हिलाना नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इसके इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? क्यों और कैसे, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्या अगर गर्म पानी में हम कुछ सामान मिलाते हैं और ठंडे पानी में कोई सामान मिलाते हैं, तो उन दोनों में सामान को मिलने में, या चीनी हो नमक हो, उनको मिलने में कोई फ़र्क पड़ता है? जी पड़ता है। गर्म पानी में जो चीज़ें हैं वो जल्दी मिलती हैं और ठंडे पानी में चीज़ें देर में मिलती है। अभी मैंने क्या कहा था कि जो गैसें होती हैं उनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है, ठीक है, और गति भी बहुत जल्दी करती है वो, क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है। ऐसे ही अगर मैं पानी को गर्म करता हूँ, तो पानी को अगर मैं गर्म करूँगा तो क्या होगा? वो भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब गैस बन जाएगी, है ना, एक तरीके से। तो अगर मैं पानी गर्म करता हूँ तो वो गैस जितना टेम्परेचर पानी का ज़्यादा होगा, वो उतना ही गैस बनने के नज़दीक होगा, तो उसमें उतनी ही पावर ज़्यादा होगी। और जितना पानी ठंडा होगा वो उतना ही गैस बनने से दूर होगा, तो उसमें उतनी ही ऊर्जा कम होगी। तो इसीलिए जहाँ ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ पे गैप भी पदार्थों में ज़्यादा होता है, जहाँ ऊर्जा कम होती है वहाँ पर गैप पदार्थों में कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 में 5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो क्या बातें हैं देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने बताया था फर्श पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखें और पानी रखें और गैस रखें, तो कौन जल्दी उठता है बताइए आपको, ठीक है। अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से, ठीक है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं, है ना। जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपने आप ही आपस में अंदर अंदर मिलते रहते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। जो उनके बीच में खाली स्थान होता है ना, उसमें सामान जाके घुसता है, तो उसकी वजह से होता है ये सब। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जब दो पदार्थ अपने आप ही मिलते जाएं उसके अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? विसरण, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? विसरण। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, यानी अपने आप ही मिलना तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये पढ़ते हैं। हाँ, इसका आंसर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म पानी में ऊर्जा ज़्यादा होती है ना। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं